अजीज़ान-ए-मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे और आपकी पुरज़ोर फ़रमाइश के ऊपर जनाब हाज़िर हैं आपके फ़ेवरेट बैरिस्टर फ्रॉम कैम्ब्रिज यूके से बैरिस्टर शहज़ाद अकबर। सर वेलकम टू द शो। बड़े दिन हो गए, हमने कहा कि आपकी डिमांड बहुत थी और ये हमारा स्पेशल प्रोग्राम फॉर्मेट है जिसको कहते हैं हम द एक्सपोज़े। और द अच्छी एक्सपोज़े बात में है। हम शहज़ाद अकबर साहब को खुश-आमदीद कहते हैं, ये हमारा स्पेशल फॉर्मेट है। शहज़ाद अकबर साहब कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? थैंक यू सर, बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। असल में आपसे थोड़ा-सा फासला भी ज़रूरी है ना, आपके साथ की जो कहते ਤੁਹਾਡੀ यारी भी पोखी है ते ਤੁਹਾਡੀ दुश्मनी भी औखी है, की करिए ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ पुराने दोस्तां दी। यारी ते चलो ठीक है वो औखी है क्योंकि यारी साढ़े नाल होए ते जो है वो लोग पीछे पड़ जाते हैं, दुश्मन बहुत ज्यादा बन जाते हैं, ताकतवर तरीन लोग दुश्मन बन जाते हैं। तो सर लेकिन दुश्मनी कैसे औखी है सर? दुश्मनी असी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ दुश्मनी कीती है सर? ਇਹ सर ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ होई? जो जो बंदा देखो एक बड़ी कहते हैं ना पुरानी एक मिसाल है कि जो ਜਿਹੜਾ दुश्मन भी चंगा ਹੁੰਦਾ है, वो फिर दोस्त चंगा ਹੁੰਦਾ है, फिर दुश्मन भी चंगा ਹੁੰਦਾ है। इस वास्ते अच्छा मैं तो ठीक है, ठीक और लाइटर ठीक है। नोट किया सी सर, अदरवाइज तो मेन रीजन ये है कि सर आप भी मसरूफ हैं, हम भी यहाँ पे यकीन जानिए कि कहते हैं ना कि सांस लेने की फुर्सत नहीं। हाँ नहीं, लेकिन आपने पहली बात ठीक की है क्योंकि मेरे से तो मेरे अपने रिश्तेदार जिनकी एक बहुत बड़ी तादाद फौज के अंदर है, हाजिर सर्विस अफसर हैं, 3 स्टार से लेके कप्तान तक, तो जान जाती है, बातें सालों साल से नहीं हो रही सर। सगे रिश्तेदार भी पीछा छोड़ जो है वो जान बचा गए, तो आपको तो सलाम है कि आप ने मेरा साथ दिया और आप अभी भी साथ दे रहे हैं। हकीकी नहीं आजादी सर, की जद्दोजहद उसमें के साथ। हमारा मैं भी आपसे शेयर करता चलूँ, ये सिर्फ सलूक आपके साथ नहीं है, इस वक़्त असल में निज़ाम ऐसा बन चुका है, यकीन जानिए, आपके साथ तो चलें, फिर आपके जितने दोस्त यार ज़्यादा तो फ़ौजी भी होंगे, वो होंगे, हमारे तो नहीं, मतलब जिनका फ़ौज से भी कोई ताल्लुक नहीं है, इतना लोगों को डरा दिया गया है कि यकीन जानिए कि लोग जो हैं, चौथे चैनल से पैगाम भेजते हैं कि यार, मतलब मैं आपको एक सिंपल सी एक चीज़ बताता हूँ कि फ़ेसबुक के ऊपर मेरा फ़ेसबुक एक जो है ना प्राइवेट, वो बड़ा प्राइवेट है, उसमें मखसूस दोस्त हैं, कुछ ज़्यादा लोग नहीं हैं, पुराना बना हुआ है, 20 साल पुराना। उसके ऊपर एक दोस्त की सालगिरह थी, मैंने उसकी सालगिरह पे जिस तरह से एक होता है वैसे यार आप उसको फेसबुक आपको नोटिफिकेशन भेजता है कि फलाने की सालगिरह है, तो हमने हैप्पी बर्थडे कह दी। सर उस बंदे ने कुछ 10 नंबर की खुफिया किस्म की वो मुझे मैसेज भेजा कि यार आप क्या करते हैं, आपने मुझे क्यों हैप्पी बर्थडे कहा, मुझे कोई उठा लेगा। मेरा हंस हंस के बुरा हाल हो गया। मैं कहा यार मतलब इतने हम मतलब इस वक्त अहम हो गए हैं कि हमारी जो सालगिरह की विशेष हैं वो भी भारी है लोगों पे। बाहर का अफसर आते हैं। सर अभी बड़े यहाँ पे ब्रिगेड कमांडर्स हैं और सेक्टर कमांडर्स हैं, आईएसआई के और एमआई के सर्विस सेक्टर कमांडर्स हैं, जिन्होंने अनफ्रेंड मुझे कर दिया है फेसबुक के ऊपर जाके। और खैर उन्होंने अपनी तस्वीरें भी हटा दी हैं क्योंकि इस वक्त जो है वो क्रैकडाउन बड़ा सख्त किस्म का हो रहा है। सर मुझे एक बात बताएं, जब भी अस्करी तरमीम होती हैं आईने पाकिस्तान के अंदर, तो ये धमाके शुरू हो जाते हैं। अभी एक सुप्रीम कोर्ट में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, फिर G11 सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, और ये आप देखें कि ये जो ब्लास्ट हुआ है रिसेंट, अब ये और साथ ही आपने इसके ऊपर तफसीली बात भी की, अतर मनल्ला साहब का खत भी था। ये जो एक धमाके शुरू हो जाते हैं, और दूसरी तरफ जो हम देखते हैं कि ऑपरेशन ग्लैडियो किस्म की, मैंने गुज़िश्ता रोज उसके ऊपर प्रोग्राम किया है। ऑपरेशन ग्लैडियो एक यूरोप के अंदर ऑपरेशन था जिसके अंदर यूरोपियन गवर्नमेंट्स ने मिलकर, इटालियन गवर्नमेंट्स ने अमेरिकन सपोर्ट के साथ, उसके ऊपर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है टाइम वॉच के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, पिछली वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं डाल देता हूं। ऑपरेशन ग्लैडियो में गवर्नमेंट ने खुद धमाके अपने लोगों के ऊपर करवाए ताकि पब्लिक ओपिनियन को चेंज किया जा सके और नए कवानीन बनाए जा सके। अब यहाँ कानून बनाना तो मसला कोई नहीं था क्योंकि पार्लियामेंट पूरी काबू की हुई है, लेकिन दूसरी तरफ जो है आप देखते हैं कि अदालत की तरफ से बहरहाल उनको खतरा था। क्या वाकई खतरा था, या क्या ये हो सकता है इस तरह का मामला? ये जो पहले इन्होंने कहा टीटीपी ने किया, उन्होंने इनकार कर दिया, फिर कहा जी जमात और राज ने किया, उन्होंने इनकार कर दिया, फिर कहा इंडिया ने कहा, इंडिया ने मुंह पे चपेड़ मारी, ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी। उन्होंने कहा भाई तुम्हारा अपना मसला है, तुम्हारा पावर ग्रैब चल रहा है फौज का, तुम लोग अपने मसले से तवज्जो हटाने के लिए काम कर रहे हो। व्हाट डू यू थिंक इज एक्चुअली गोइंग ऑन? क्या ये वाकई इस किस्म का ही मामला है? क्योंकि आप भी इसके ऊपर बहुत से सवाल उठा रहे हैं, और आपने इसके ऊपर वो एक अंग्रेजी फिल्म थी उसके बारे में भी जिक्र किया था। क्या तज्जिया आपका इसके ऊपर, क्या खबरें हैं सर? सर देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहली बात है, हम तो किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाते, हम सवाल उठाते हैं। हमारे जो सवालात हैं वो बड़े बेसिक और बुनियादी से हैं, क्योंकि पहली बात ये है कि आपको याद होगा माज़ी में से अगर आप देखिए कि जब मुशर्रफ साहब का नवाज़ शरीफ साहब की ख्वाहिश के ऊपर वो शुरू हुआ आर्टिकल 6 का मुकदमा, और वो उनको अदालत में पेश करना पड़ता था, तो उस वक़्त आपको पता है कि उनको अदालत पेश ना करने की बड़ी शदीद वो थी। लेकिन जब उनको अदालत भेजने ले जाना पड़ा, तो फिर बम धमाके शुरू हो गए। तो मैंने उसी तनाज़ुर में ये सवाल दोबारा किया कि कल 2 बड़ी अहम चिट्ठियाँ आई। एक परसों आई थी
मंसूर अली शाह साहब की और उसके बाद अतर मिनल्ला की बड़ी डैमिंग किस्म की चिट्ठियाँ, हत्ता कि उससे एक दिन पहले उन चिट्ठियों के ऊपर अपने प्रोग्राम के अंदर मैंने बड़े तफसील के साथ आज जिस हालात में हम खड़े हैं उसमें बहुत सारा कसूरवार ये अपने मंसूर अली शाह साहब को भी ठहराया है, क्योंकि इन्हें भी थोड़ा-सा अपने गिरबान में झाँकने की ज़रूरत है। उमर अता बंदियाल को कहा है, क्योंकि उस वक़्त आपने सहूलतकारी की, बाजवा की, जब उसने आपकी ये देखिए ना, आप बच्चे तो हैं नहीं, किसी और मुल्क में तो रहते नहीं हैं, आपको नहीं पता था कि वो तमाम की तमाम जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, वो कि ऑर्गेनिक नहीं है, वो बाजवे ने करवाई है। अब उसकी मतलब कन्फर्मेशन खुद कर दी है जिन्होंने की थी, ठीक? उसके बाद जनाब ये जो शाह साहब हैं, जब शाह साहब के सामने अदालत में ये उस बेंच का हिस्सा थे जिसमें काज़ी फैज़ ईसा का रेफ़रेंस आया था, उधर आप जाकर अपने जज के साथ खड़े हो गए, आपने एक लम्हे के लिए अपने सामने मौजूद देखिए, जब आप जज होते हैं ना, आप सीधा जाकर देखते हैं कि आपके सामने एविडेंस क्या है। तो आपके सामने एविडेंस तो मौजूद था, आपने उस एविडेंस को एक तरफ रख के आपने उस वक़्त सीधा आपने निशाना रखा हुआ था कि जनाब इनसे हम पूछेंगे, इनको ये करेंगे, और आपने वो रेफ़रेंस फ़ेल कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि उसी काज़ी फैज़ ईसा ने आपकी भी कब्र खोदी, पूरे मुल्क की कब्र खोदी, आइन की कब्र खोदी। ये हिस्टोरिकल तनाज़ुर आ चुका था, लेकिन कल जो चिट्ठियाँ आती हैं, क्योंकि चिट्ठियाँ क्या हैं कि ठीक है, इस वक़्त देखिए बहुत सारे लोग, हम भी माज़ी में गलती के सरज़द हो सकते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम माज़ी की तारीख़ को भी मत भूलें और आज के हालात के सामने भी नज़र रखें। कल जब यही, चूँकि इस वक़्त देखिए 2-4, मेरा ख़्याल है गिनती के 8-10 जज रह गए होंगे, ज़्यादा नहीं है। जो इस जी। वक़्त आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और एतराज़ कर रहे हैं, उनमें बिल्कुल मंसूर अली शाह साहब, अतर मिनल्ला साहब हैं, आज बाबर सत्तार साहब का एक फ़ैसला आया, ये लोग हैं। अच्छा, अब उनकी जब चिट्ठियाँ आती हैं, तो इस वक़्त तरमीम करने वालों का खौफ़ इतना ज़्यादा है, क्योंकि इंटरनली ये हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जो खबरें हैं कि वहाँ पर फुल कोर्ट बनाने के ऊपर तकरीबन रज़ामंदी और प्रेशर दोनों बिल्ड हो चुका था अफरीदी के ऊपर, और फिर साथ ही हम देखते हैं कि इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर एक ब्लास्ट हो जाता है। चीफ जस्टिस अफरीदी के ऊपर, या अफरीदी के जी, जी, ऊपर। चीफ जस्टिस नहीं, मैं तो उनको अब चीफ जस्टिस नहीं मानता ना राय साहब, वो तो मेरी नज़र में ठेकेदार हैं, जो पार्किंग प्लाज़ा है ना उसका सुप्रीम कोर्ट का, उसके वो ठेकेदार से ज़्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं है। बल्कि इसी चीज़ को लेकर उन्होंने कल बड़ी जो है जाके दरख़्वास्त भी की है किसी जगह पे कि हुज़ूर मेरे नाम के साथ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का लफ्ज़ ना उतारें, पाकिस्तान साथ रहने दें। तो अब वो जो नई तरमीम के अंदर नई तरमीम की जा रही है, उसमें है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मतलब इतना लंबा टाइटल होगा, जिसमें मैंने मिसाल भी दी कि इन लोगों के बारे में आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अंग्रेज के दौर में ये लोग जो थे, बड़े जोर और शौक से अपना सब कुछ ज़मीर बेचकर, कौम बेचकर, सब कुछ करके अपने नाम के साथ खान बहादुर लगाते थे। आज भी अगर आप इनके लोगों के घर जाएँ, तो ये आपको बड़े फ़ख्र से दीवार पे लगी अपनी परदादा की तस्वीरें दिखाते हैं कि हमारे परदादा को अंग्रेज़ ने खान बहादुर कहा था। मेरा एक ऐसा ही दोस्त है, वो उसका भी ऐसे ही ख़ानदान से ताल्लुक है, और वो मुझे अक्सर ये सुनाता होता है कि जनाब हमारे फलाने खान बहादुर थे और हमारे फलाने जो हैं वो चीफ्स ऑफ पंजाब में उनका नाम आता है। तो मैंने उसको बड़ी दफ़ा समझाने की कोशिश की कि यार ये चीज़ें बताने की नहीं, छुपाने की होती हैं, क्योंकि ये तो आप दुनिया को बता रहे हैं कि आपके माज़ी में किस किस्म की चीज़ें मौजूद हैं। ख़ैर, ये एक और बहस में चले जाएँगे। तो ये जो कल सारा मामला हुआ, मुझे उसपे थोड़ी बड़ी हैरत हुई ना। देखिए मसला क्या है कि हम चूँकि क्रिटिक हैं ना, हमने तो सवाल उठाना है। तो मुझे ये बड़ी बात आई कि हाउ वेरी कन्वीनिएंट, इसका मतलब ये है कि जो भी दहशतगर्द हैं, वो ये नहीं चाहते कि ये तरमीम के अंदर कोई रखना पैदा आए या किसी किस्म का कोई जुडिशियल चीज़ें हों। लेकिन जो सबसे अजीबो-गरीब चीज़ हुई ना राय साहब, वो आपने भी ज़रूर देखा होगा। कल जो है ना, पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो वीडियोज़ हैं कुछ वाना कैडेट कॉलेज की, उनकी भरमार की गई। वो ऐसे स्प्रेड की गई कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। अच्छा, पहली बात है कि बच्चों का मामला ऐसा आता है कि जब भी कोई होती है तो हम लोग जज़्बाती भी हो जाते हैं, सब कुछ भी हो जाते हैं। लेकिन मैंने जब वो वीडियोज़ देखी, वो टीवी पे भी देखी, मुझे फॉरवर्ड भी हुई, ज़ाहिर बात है वो सारे लोग रिपोर्टर्स को भेजी, सबको आईएसपीआर भेज रहा था। अच्छा, जब मैंने वो वीडियो की प्रोडक्शन देखी तो मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने कहा यार अब हमारी फ़ौज इतनी अच्छी और प्रोफ़ेशनल हो चुकी है कि जिस तरह होता है ना कि फ़ौज के साथ ये होता है कि जहाँ पे वो आर्टिलरी जाएगी, गनर्स जाएँगे, साथ वो पता नहीं वो जो-जो भी आपकी इन्फेंट्री-विन्फ्री सारी होती है, तो साथ उसके एक बैंड बाजा भी होता है। अब उस बैंड बाजे के साथ-साथ अब एक एडिशनल जो है कंटिंजेंट जो है वो वीडियो प्रोडक्शन यानी कि कैमरा प्रोडक्शन टीम भी जाती है। क्योंकि देखिए ना कि जिस वक़्त अब ऑपरेशन हो रहा है, जब मतलब आपको समझ ही नहीं आ रही यार, वो फितनतुल ख़वारिज आ गए हैं, वो ब्लास्ट कर रहे हैं, 350 बच्चा अंदर फँसा हुआ है। But we were able, or I think competent enough to film the whole rescue operation.
और फिल्मिंग भी बड़ी जबरदस्त क्वालिटी की थी, उसमें कोई भूल चूक नहीं थी। सिर्फ एक उसमें कमी रह गई थी जिस जहां से मेरे जहन में सवाल उठना शुरू हुए। मेरे बच्चे यहाँ पे साहब स्कूल में जाते हैं सुबह, यकीन करें हम बड़ी कोशिश करते हैं उनको अच्छा यूनिफॉर्म पहनाने की, लेकिन बच्चे हैं सर, यूनिफॉर्म जो है पुट्ठा सीधा हो जाता है, कोई दाग दूग लग जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। अब ये एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे जो है मिलिटेंट्स आ गए, उन्होंने इतना बड़ा, डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इतना बड़ा एक्सप्लोसिव ब्लो किया गेट के ऊपर, और उसके बाद जिससे जनाब पूरे मोहल्ले की जनाब कहते हैं खिड़कियां टूट गई, और फिर वो लोग अंदर आ गए, फिर उन्होंने एक कैप्चर कर लिया, फिर उनको उनके खिलाफ जाहिर बात है जब आप ऑपरेशन शुरू होता है सर, ऐसे तो नहीं होता ना, आप खुद फौज में जब कोई बंदा आता है तो उसको जब ऑपरेशन शुरू करता है तो पहले आके फौज अपनी वहां पर बाकायदा पोजीशन बनाती है, पोजीशन बनाने के बाद फिर आप उनके साथ इंगेज करना शुरू करते हैं। इट टेक्स टाइम, ये कोई इंडियन फिल्म तो है नहीं चुंबल पांडे की कि जनाब 2 मिनट में जनाब टाटा टाटा हो गया। इट एक्चुअली टेक्स टाइम। तो मैं ये सोच रहा था कि ये जो बच्चे हैं बेचारे, ये अंदर को 2 4 6 घंटे तो फंसे रहे होंगे। सर अब 2 4 6 घंटों के बाद जब बच्चे वो रेस्क्यू होते हैं हमारी सिपा के हाथों, और जिस तरह से वो सीढ़ियों से उतरते दिखते हैं, वो वीडियोस आप देखें, दे वर वेरी फ्रेश एंड दे एक्चुअली वर लुकिंग वेरी, कहना चाहिए कि वो कहते हैं ना जॉली, दे वर लुकिंग जॉली। तो मेरा ये ख्याल है कि या तो देखें ना, बच्चे बड़े खुश होंगे कि जनाब बगैर हमारे को नुकसान हुए उनको रेस्क्यू कर लिया गया। आप हंस रहे हैं यार, मैं आप तारीफ कर रहा हूँ शरीफ साहब की कि मतलब ही इज सच अ गुड मीडिया पर्सन, एंड ऑल्सो देखे ना, ये चीजें बड़ी जरूरी होती है डॉक्यूमेंट करना। मैं सारा दिन लोगों को कहता रहता हूँ यार आपके साथ जो जुल्म हो रहा है उसको डॉक्यूमेंट करो, आप लोग मेरी सुनते नहीं है। वो उन्होंने सुन ली है, उन्होंने जनाब अपना रेस्क्यू सारा डॉक्यूमेंट कर लिया है। यार मतलब हद कर दी उन लोगों ने ठीक है। कि दैट इज द रीजन मुझे लोगों को याद कराना पड़ा, क्योंकि मैं और आप, हम तो 80 और 90 की दहाई में बड़े हुए हैं ना, जिस जमाने में पाकिस्तान में पल्स ग्लोबल की फिल्में आना शुरू हुई थी, वो ओरिजिनल प्रिंट्स आते थे, हम वो देखते होते थे जाके। 20 नहीं, नॉर्मल उस जमाने में किराया आपको याद है 20 रुपया होता था, तो या हाँ, 10 रुपया होता था, तो पल्स ग्लोबल की 40 रुपए की फिल्म मिलती थी। तो खैर उन्हीं दिनों में हमने पल्स ग्लोबल से ला के एक फिल्म देखी थी, उसका नाम था वैग द डॉग। वैग द डॉग जो थी वो बेसिकली आई थिंक इन 90s में बनी थी, और जो थिएटर ऑफ वॉर है उसको कैसे जहन साजी के लिए इस्तेमाल करती हैं सियासी कुव्वतें, उसके ऊपर एक पॉलिटिकल आप कह लीजिए कमेंट्री के तौर पे वो फिल्म बनी थी। डस्टिन हॉफमैन उसमें थे, एंड इट वाज जी। वंडरफुल फिल्म, बिकॉज वो दिखाते हैं कि किस तरह से वो गल्फ वॉर का सीन बनाया जाता है और ये किया जाएगा, और फोर्सेस, ताकि लोगों ने देखें, रियासतों ने बड़े सख्त फैसले लेने होते हैं, और उन हम्म, सख्त फैसलों लेने के लिए जाहिर बात है आम आवाम को तो हर चीज का अदराक नहीं होता, तो फिर उनको अदराक करने के लिए हॉलीवुड का या बॉलीवुड का साथ लेना पड़ता है। दूसरी मिसाल जो है वो आपके मोदी की है। मोदी ने भारत के अंदर अपनी पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्डिंग जो है वो थ्रू इसी मीडियम की है। यानी कि उसने बॉलीवुड का देखे ना, हिंदुत्व और मुसलमानों से नफरत और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत और पाकिस्तान से डर और खौफ, ये किस तरह से फैलाया है इंडिया में, मीडिया एंड बॉलीवुड, और इस तरह की प्रोडक्शंस करके। अच्छा, अब चूंकि हमारे जो लोग हैं, आपको पता है, आप तो खुद उनमें से थे एक दफा, ये बड़ी स्टडी करते हैं ना, अपने दुश्मन को स्टडी करना होता है। तो इन्होंने जब स्टडी किया तो इन्होंने कहा यार मोदी ने किस तरह की था, ओ अच्छा इस तरह की था। ते वो फिर उसके लिए अब वो जो है मोदी कह लें या इंटरनेशनल वो कह लें, जो जहन साजी के लिए प्रोडक्शन जो है वो इस्तेमाल की ऑपरेशन जाती ग्लैडियो, ऑपरेशन ग्लैडियो सर है। फौजी ऑपरेशन है, पढ़ते हैं फौजी ऑपरेशन अभी। जी, बिल्कुल। तो अब वो उसको इस्तेमाल करते हुए मेरी इनसे सिर्फ़ गुज़ारिश ये थी कि यार थोड़ी-सी क्वालिटी बेहतर कर लें, मतलब ये इतना भी मतलब भोंडा काम ना करें कि फिर हमारे जैसे लोगों को मुँह शिगाफ़ी करनी पड़े। हमें पता है जब फिर हम इस तरह की बात, बल्कि बकवास कह लें, जिस तरह की हम बकवास करते हैं, फिर हमारे ऊपर सख्तियाँ भी आप करते हैं। लेकिन क्या करें, अब हमारे पास आपने ऑप्शन ही क्यों नहीं छोड़ी कि हम भी तो यही तैसी करना है ना। अच्छा अच्छा सर, फाइनली फौजी फिल्म जो आपने फौजी फिल्म जो बनी है, फौजी फिल्म आपने जो है वो पतलूनें उतार दी हैं उसकी, पहले भी उतरी हुई है, आपने फिर उतार दी है मजीद, ठीक है कोई बात नहीं। आपकी बरादरी, मेरी बरादरी की पतलून उतार दी है आपने, ठीक है सर। अभी आपकी बरादरी के ऊपर आ जाते हैं। मतलब गल दसो, इफ्तिखार चौधरी की जो मूवमेंट थी उसके ऊपर मैं सवाल नहीं है, सिर्फ बता रहा हूँ कि वो कहते हैं जी जनरल कियानी साहब सपोर्ट कर रहे थे तो जनरल मुशर्रफ के खिलाफ चल पड़ी थी। हमारी उम्मीदें सारी थी कि जनाब वकला बरादरी की मूवमेंट निकलेगी, जज खड़े हो जाएंगे, वो बजा बजा हो जाएगी। उन्होंने सर अरबों रुपया जो है वो बार काउंसिल को दिया। एहसन बोन साहब को जो है वो आपके दोस्त फहीम रजा ने बुला के, सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद ब्रिगेडियर फहीम रजा की बात कर रहा हूँ, वो अपने पास बैठा लिया।
आजम नजीर तारड़ साहब जो है वो मियां साहब ने बुला के मियां साहब ने उनको काबू कर लिया, जो भी सिस्टम था आपके सामने ही है। लेकिन वकला बरादरी सिर्फ जो है वो बड़े बड़े उनके बार काउंसिल्स को अरबों रुपए बांटे गए बकायदा तौर के ऊपर, उसके बाद वकला बरादरी की हमें कोई मूवमेंट सिरे से नजर ही नहीं आई। क्या ये बस पैसों की कहानी थी? जी, 100% राय साहब, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए ना। पहले तो वकला मूवमेंट नाम की पाकिस्तान में कोई चीज़ नहीं है। जो लोग तारीख को सही समझते हैं, देखते हैं, मैं तो आपको बड़े यकीन के साथ बताता हूँ कि वो जो वकला मूवमेंट थी, उसके पीछे तो सारे का सारा जनरल क्या नहीं था। वकला मूवमेंट से लेकर फिर उसके बाद आगे जो पूरा मामला था, इवन पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ना चलने देना और इफ्तिखार चौधरी की जो सारी वो मुशगाफियाँ थी, वो तमाम का तमाम आईएसआई स्टेट का प्रोजेक्ट था। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि फौज ने पाकिस्तान के अंदर जो 70 सालों में से 50 साल कम से कम डायरेक्ट रूल किया है, उस रूल की सबसे बड़ी सहूलतकार आपकी जुडिशरी है। तो ये जो इदारा है, इसकी परवरिश ही ऐसे हुई है, इसकी नशो-नुमा ही ऐसे हुई है कि ये उसके बगैर रह नहीं सकता था। अब हो क्या गया है राय साहब, इसको आप समझें। हो ये गया है कि उस इदारे ने अपने बच्चे खाने शुरू कर दिए। ये जो जुडिशरी है ना, या आपका लीगल फ्रेटर्निटी है, बड़े अफसोस के साथ ये उसके अपने बच्चे थे जो उसने अपने बगल के नीचे दिए हुए थे, और उन्हीं के ऊपर चढ़ के वो हमेशा सियासतदानों के किले फतह करते थे। अब सिर्फ फ़र्क ये हुआ है कि अब उसने अपने बच्चे खाना शुरू कर दिए। तो अब वो जो आपकी जुडिशरी और वो वकील-शकील सारे वो खा गई है। और उसकी मैं आपको एक बड़ी और वजह बताता हूँ। उसकी बड़ी वजह ये है कि इस वक़्त जो वो इनब्रीडिंग होती है ना, इनब्रीडिंग का एक सबसे बड़ा जो साइंटिफिकली बायोलॉजिकली जो एक नुकसान होता है, वो आपकी सलाहियतों में बहुत कमी आ जाती है। आपकी इस वक़्त जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, वो कोई 70 और 60 और 70 या 80 की दहाई वाली श्रूड एस्टेब्लिशमेंट जर्नैल नहीं रह गए। बड़े ही बोंगे हैं सर, बड़े ही डफ़र हैं, खुदा की कसम। अब उनको ना बेसिकली आई थिंक वो जो है ना, मुझे वो बात नहीं भूलती कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। इस वक़्त जो देखें ना, सबसे बड़ा इस वक़्त मसला क्या है, बदले का मसला चल रहा है। इस मुल्क में बहुत सारे लोग बदले ले रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी बिलख़ुसूस आसिफ़ अली ज़रदारी, बिलावल, वो बदला ले रहे हैं उनके साथ जुडिशरी ने जो पिछले 30-40 सालों में किया। देखें, उनकी तो लिस्ट बहुत लंबी है ना। उनके तो सबसे पहले नाना को फांसी जो है वो अदलिया ने फ़ौज के कहने पे दी, ठीक? उसके बाद 90 की दहाई में 2 दफ़ा बेनज़ीर की हुकूमत तोड़ी और उसके खिलाफ फैसला दिया। जबकि नवाज शरीफ की हुकूमत टूटी तो उसके हक में फैसला दिया। फिर उसके बाद 2007-8 ऑनवर्ड्स दोबारा इसी अदलिया ने इनकी हुकूमत नहीं चलने दी और इनका वज़ीर-ए-आज़म घर भेज दिया। तो उनकी तो जो कह लीजिए ना, अदलिया दुश्मनी बहुत पुरानी है, उनकी पीपल्स पार्टी। उन्होंने अब फ़ौज के साथ, ज़ाहिर बात है, जब उन्होंने फ़ौज को अपना कंधा दिया ये इस वक़्त पूरा निज़ाम बनाने में और सब कुछ खड़ा करने में, तो उन्होंने तो अपनी सियासत खेली और उन्होंने अदलिया से बदला लिया और डंके की चोट पे लिया। लेकिन इसमें सबसे जो खूबसूरत बात है वो ये है कि चूँकि पीपल्स पार्टी आपको पता है पढ़े लिखे लोगों को अट्रैक्ट करती है, मुझे खुद उसका जो नज़रिया है बड़ा पसंद है। तो वो पीपल्स पार्टी के साथ वो जो लोग सारी ज़िंदगी जुड़े रहे, चाहे वो बाहर के लोग हों, इंटेलिजेंसिया के लोग हों, पढ़े लिखे लोग हों, एक्टिविस्ट हों, वो भी इस वक़्त में कहते हैं अंगुश्त बंदा बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि यार ये हुई क्या है हमारे साथ? असल में तो देखिए ना, ज़रदारी या हो गया, आसिफ बिलावल हो गया, वो तो अपनी गेम खेल गए। उन्होंने उस इदारे को उन लोगों से भरपूर बदला लिया। उनको उन्होंने बिल्कुल हाथ-पाँव काट के बिल्कुल टका-टोकरी कर दिया। इस वक़्त वो पार्किंग प्लाज़े के ठेकेदार से ज़्यादा हैसियत नहीं रह गई आपकी पूरी इस वक़्त अदालती निज़ाम की। तो ये बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने ना, कहते हैं ना, रिवेंज इज़ सर्व्ड बेस्ट कोल्ड। एंड आई थिंक दिस इज़ हाउ ज़रदारी हैज़ सर्व्ड हिज़ रिवेंज फ्रॉम द जुडिशरी। बाकी इस वक़्त जो फ़ौज आपके साथ, मुल्क के साथ कर रही है, उसने आइन के साथ किया है, इनसे बदला पता नहीं कौन लेगा। लेकिन ये पाकिस्तान को तो मैं अब डिक्लेयर कर चुका हूँ, ये बदलापुर है, बदलापुर। यहाँ पे बदले ले रहे हैं। नवाज़ शरीफ बदला ले रहा है, नवाज़ शरीफ अवाम से बदला ले रहा है। क्योंकि नवाज़ शरीफ को ये फ़ोबिया हो गया है कि अवाम ने मुझे छोड़कर इमरान खान को चुन लिया, ख़ासकर पंजाब की अवाम ने। इसलिए उसने पंजाब में अपनी बेटी की सूरत में एक अज़ाब नाज़िल कर दिया है। और कौम के लिए उसने जनाब, उसने कहा है कि जो मर्ज़ी करो इस कौम के साथ। इस कौम ने देखो, मुझे जब निकाला गया, मुझे इन्होंने जनाब मेरे लिए बंदा ही कोई नहीं निकला। आपको याद है ना, नवाज़ शरीफ और या आसिफ ज़रदारी, ये आसिफ ख्वाजा जो है, रोए थे ना कि जनाब हम भी निकले थे लेकिन हम पिंडी पहुँचे, बंदा ही कोई नहीं था। तो उसके बाद जनाब वो चुप करके घर चले गए। सर बिल्कुल फाइनली जो एक अब आसिम मुनीर सुपर किंग, मैड किंग, नंगा बादशाह, अरशद शरीफ शहीद कहते थे, जो भी आप उसको नाम देना चाहें, वो एक अलग, मतलब उसके पास इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर की पावर उसने ले ली है। एक एयरमैन से इतनी बड़ी तरक्की तारीफ करनी बनती है, भाई क्या बात है। एलीट कैप्चर
के ऊपर भी एक कैप्चर कर लिया उन्होंने, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसको देख के, और न्यूक्लियर बटन भी अंडर कमांड आ गया है, तो वॉशिंगटन डीसी में हमारे पास खबरें हैं कि जरा थरथली मची हुई है कि यार ये तो जो है वो कंट्रोल इसको करना बहुत जरूरी है, और पाकिस्तान में तो कोई पॉलिटिशियन इस काबिल नहीं है कि इसको कंट्रोल कर सके। और जरदारी साहब की वहां पे बातें चलती है बहुत ज्यादा। आईएसआई वाले इल्जाम लगाते हैं उनके ऊपर बहुत, क्या नहीं यार ये तो 90s में उन्होंने ट्रेन किया था सीआईए ने, ये वो ठीक है, वो उनकी खार होगी, निकालते होंगे, बहरहाल आईएसआई वाले इल्जाम लगाते हैं, हम कोई एविडेंस थोड़ी, मतलब हम उसकी कोई एंडोर्स थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि वहां पे ये लोग भी कहते हैं एनिमी ऑफ योर एनिमी इज योर फ्रेंड, ठीक है, वो कहते हैं खान ही सिर्फ एक ऐसा लीडर है जो इसको आके इसको चेक कर सकता है, रिस्ट्रेन कर सकता है, इसको पटा डाल सकता है। और ये सोच इस वक्त पावर कॉरिडोर्स में वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो है वो चल रही है। लोग कहेंगे कि यार आगे से यार ये तो फिर वही डील हो गई, ये हो गया वो हो गया, बट रियल पॉलिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉरगेट अबाउट द जज्बातियात, रियल पॉलिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इमरान खान की वापसी की कोई साइफर माइफर या कोई इस तरह की आपको जो सीन है, वो ये जो खबरें हमें आ रही हैं, इसके ऊपर आपका क्या मुख्तसर तज्जिया है, फिर इजाजत लेते हैं। सर देखिए, बड़ी मुख्तसर सी बात यह है कि दुनिया के लोग जो मर्जी इस वक्त अपनी स्कीम बना रहे हों, रियल पॉलिटिक्स वाले कि जी आसिम मुनीर जो है वो वापस से बाहर हो गया है तो इसको भी एक दिन हमने सेट करना है तो उसके लिए इमरान खान होगा। उनकी स्कीम हो सकती है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मुझे जो मैं क्लोजली स्टडी कर रहा हूँ इमरान खान की स्ट्रगल पोस्ट 2022, आई थिंक इमरान खान ने तहिया कर लिया है कि ही वो कहते हैं ना तख्त या तख्ता, वो किसी सूरत, क्योंकि देखिए अभी तक पिछले 2.5 सालों में, और स्पेशली जब से वो जेल में बंद है, 2 साल से ज़्यादा का जो अरसा हो गया है, उसमें इमरान खान ने एक दिन भी एक ऐसा स्टेप नहीं उठाया जो इस चीज़ की इंडिकेशन करता हो कि इमरान खान किसी भी ऐसी चीज़ का आलाकार बनेगा, क्योंकि वो एक ऑर्गेनिक स्ट्रगल के लिए ये सब सहूबतें बर्दाश्त कर रहा है, और उसकी होप ये है कि कौम उसको रिस्पॉन्ड करेगी। कौम सर इस वक्त जो है ना वो डीएचए के प्लॉटों के ऊपर फ्लोट कर रही है। जिस तरह से हमारे वकला जो आपको पता है ना इस्लामाबाद में, जो आपकी सारी कहते हैं ना जो झाग की तरह बैठ गई हमारी वकला की सारी चीज, वो क्या था? डीएचए के प्लॉट्स। सर प्लॉटों में आपको, आपने तो खुद डील किया था, पता है सर प्लॉटों कितनी जनाब है थे, वो अट्रैक्शन है। लेकिन ये प्रॉब्लम है बदबक, भाई कि प्लाट थोड़े कोल है, लेकिन बाहर कोई नहीं है मार्केट में, इतने हाँ, पैसे हाथ आए हुए हैं, ये मसला ये इनको खड़ा हुआ है। रियलाइजेशन भाई साहब, ये रियलाइजेशन देखिए ना, व्हेन यू आर गेटिंग फ्रॉम लाइक वर्स्ट टू वर्स्ट सिनारियो, ये रियलाइजेशन आस्ता आस्ता लोगों में किक इन करेगी कि यार ये ठीक तो है, मुझे प्लॉट तो मिल गया डीएचए का, लेकिन इस पे सवाए मैं अपनी कब्र बनाने के तो कुछ कर नहीं सकता, बिकॉज क्योंकि हर गुजरते वक्त के साथ जो इकोनॉमिक रियलिटी पाकिस्तान की हिट कर रही है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पुल आउट कर रही है, आप यू आर हाईली इम्पोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी। सो आपका तो, मुझे कोई देखे ना फ्यूचर प्रोडिक्शन आपकी मुझे जीरो लग रही है, देयर इज हार्डली एनीथिंग। एक ही मार्केट थी अफगानिस्तान की, उनसे भी आपने फड्डा कर लिया, वो अल्टरनेटिव रूट्स और अल्टरनेटिव मार्केट्स पे जा रहे हैं सर। सर खत्म हो गया ना। आप तो बेसिकली पहले हम जो समझते थे कि हम अफगानियों को रोटी खिलाते हैं, हम नहीं जाएंगे तो अफगानी मर जाएंगे, सर कोई नहीं मरता। आपने अपना अपना खरीदार भगा दिया है। ये किस गधे ने इनको सिखाया है? देखिए ना, यही तो मैं रोना रोता हूँ कि यार एनडीयू के अंदर आपने पीएचडी की डिग्रियां देनी शुरू कर दी हैं, तो ऐसा ही दिमाग प्रोड्यूस होगा ना जिस तरह का आप इस वक्त चला रहे हैं। तो देखिए आसिम मुनीर जो है ना, प्रॉब्लम ये है कि अगर आसिम मुनीर को हटाकर इदारे के अंदर से कल कोई और बंदा भी आ जाता है ना, तो हालात नहीं बदलेंगे। मसला ये है कि इस इदारे को बदलने की ज़रूरत, और ये वक्त आ गया है, और वो कैपेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के पास है, क्योंकि इमरान खान जो है ना, सिर्फ उसके पास वो रिजॉल्व है। देखें सियासतदान हम सारे कमज़ोर, मैं अपने आप को एक कमज़ोर शख्स तस्वर करता हूँ। मैं शायद उतनी सख्ती नहीं कर सकता अगर करने की ज़रूरत हो, या मैं इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई अपना जिसमें बिलीव करूँ नहीं चल सकता। इमरान खान के अंदर ये कैपेसिटी और ये क्वालिटी मौजूद है। और जो सर देखिए ना, आसिफ जरदारी की पर्सनैलिटी चेंज हो गई थी इन अ बैड 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 वे, इन अ रॉन्ग वे कह लीजिए, जेलों में रह के। तो इमरान खान जो जेल में रह रहा है, जो किताबें पढ़ रहा है, जो उसे अपने साथ बैठ के सोचने का मौका मिल रहा है, तो जस्ट इमेजिन कि वो क्या क्या सोच रहा होगा और क्या प्लान कर रहा होगा वो बंदा जो है। देखिए अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। जिस दिन वो बाहर आ गया, मेरे ख्याल है सही असल जो है ना वो फिर काम शुरू होगा स्ट्रगल का। तो लेट्स होप फॉर दैट डे।
बेशक सर, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा और उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। बहुत-बहुत शुक्रिया शहजाद अकबर साहब। अज़ीज़ान मन, 2 चीज़ों का हमने ज़िक्र किया, ऑपरेशन ग्लैडियो जिसके तहत बहुत कुछ होता है, उसका यूट्यूब के ऊपर वो फ्री है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। शहजाद अकबर साहब ने मूवी वैग द डॉग का ज़िक्र किया, वो भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। मेरा नहीं ख्याल कि फ्री है, थोड़े बहुत आपको डॉलर शायद देने पड़े अगर आप देखना चाहते हैं, तो उसका भी लिंक मैं डाल देता हूँ। शहजाद अकबर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो वेरी थैंक यू मच। जी, थैंक यू। खुदा हाफिज़।